नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया कि पाकिस्तान की आर्मी ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। इसके मायने क्या हैं और क्या भारत मिलिट्री तौर पर पीओके को लेने के लिए आगे बढ़ सकता है? क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार भारत के लिए एक बड़ा खतरा हो सकते हैं? भारत और चीन क्या एलएसी विवाद को सुलझाने के बेहद करीब हैं और इजराइल हमास जंग का आगे क्या होगा? अमेरिका के ऊपर भारत कितना भरोसा कर सकता है? और अगर चीन और भारत की जंग हुई तो क्या रूस भारत का साथ देगा? कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आज हम चल रहे हैं कर्नल एसएस पठानिया सर के पास। सर, थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर। प्लीज। थैंक यू सर। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान कर्नल एसएस पठानिया जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू राजेश जी, जय हिंद। एंड इट्स ऑलवेज ए प्लेजर एंड ऑनर आपके साथ इंटरेक्ट करना। आपका शुक्रिया, जेके 24/7 का शुक्रिया। थैंक यू सर, समय दिया आपने। कर्नल एसएस पठानिया, बहुत सारे सवाल हैं लेकिन शुरुआत फारूक अब्दुल्ला के उस बयान से करना चाहूंगा जहां पर वो कहते हैं कि अगर आप पीओके के लिए लेने जाएंगे तो पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। इस बयान को आप कैसे देखेंगे सर? देखिए राजेश जी, अगर हम बात करते हैं किसी लीडर की क्रेडिबिलिटी की जी, उसमें नॉन क्रेडिबल लीडर में आपको सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला का नाम ऊपर नजर आएगा सबसे। जी, वो अपने स्टेटमेंट ऐसे बदलते हैं जी, और जब वो पावर में होते हैं उनकी जो एटीट्यूड है, उनका जो इंक्लिनेशन है, उनकी जो प्रोजेक्शन है वो टोटल अलग होती है। और जब वो आउट ऑफ पावर होते हैं उस समय वो पाकिस्तान का राग अलापते हैं किसी न किसी वजह पे, और कोई ना कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान दे देते हैं जिससे वो सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। वो थोड़े बूढ़े भी हो गए हैं जी, तो उनका जो कंट्रोल है अपने दिमाग पे और अपनी जुबान पे वो दोनों खो चुके हैं। और हमेशा उन्होंने यही कोशिश की है कि अपने लोगों को, अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए वो पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं और यही स्ट्रेटेजी महबूबा मुफ्ती भी अपनाती हैं। ठीक है। तो इसको हमें ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नहीं, मैं सीरियस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, वो लगातार पीओके की बात कर रहे हैं। उसी के रिएक्ट जो है फारूक अब्दुल्ला ने किया था, क्योंकि आपका लंबा तजुर्बा है, आपने लंबा सर्व जम्मू कश्मीर में किया है, पीओके के हालात को भी आप समझते हैं और इस चीज़ को भी हम नहीं नकार सकते कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार हैं अगर हमारे पास हैं। देखिए, फारूक का जो स्टांस है अगर आप उसको देखें और उनके स्टेटमेंट को उनको आप थोड़ा विश्लेषण करें जी, तो वो ये देखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में रिश्ते सुधरने चाहिए। ओके, हम भी वही चाहते हैं जी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि पाकिस्तान में हुकूमत किसकी है। अगर आप सोचें कि शहबाज शरीफ की हुकूमत है, वो नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान में मुनीर की हुकूमत है, आईएसआई की हुकूमत है। और अगर आईएसआई और मुनीर ये चाहते हैं कि रिश्तों में सुधार ना हो तो वही होगा। ठीक है। इनको अपने बयान देने से, दूसरा देने से, और दूसरी बात यह पीओके का जहां तक सवाल है वो हमारा एक लेजिटिमेट हिस्सा है। बिल्कुल। अभी सवाल ये है कि उसको कैसे लिया जाए, कब लिया जाए। एक तरीका है कि आप अटैक कर दें, जी, उसमें पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन है, चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल। आई विल रूल इट आउट। दूसरा ये है कि इस समय पीओके ले लीजिए, आप बलूचिस्तान ले लीजिए, इनके अंदर एक रिवोल्यूशन चल रही है। ओके, वो रिवोल्यूशन पीओके के अंदर जब वो लोग चाहेंगे कि हमने पाकिस्तान से अलग होना है, दैट इज द टाइम इंडिया हैज टू मूव इन। और जिस तरीके से बांग्लादेश क्रिएट किया गया था जी, वैसे ही हमारा जो पीओके, हमारा जो अभिन्न हिस्सा है, वो अपने आप हमारे पास आ जाएगा। अभी ये कब होता है, कैसे होता है, उसके बारे में मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूँ इस मुद्दे को। पहले मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा पीओके को लेकर कि आप जब वॉर में जाते हैं, मैदानी इलाके में लड़ाई, आपने जब अटैक करना होता है आपको 1 के बदले 3 की रेशो चाहिए होती है, लेकिन जब आप पहाड़ों में जाएंगे आपको 1 के बदले 9 की रेशो चाहिए होगी, जो जानकारी मेरे पास है। जब से बोल रहे हैं, अगर पीओके में आप जाएंगे तो आपको उस हिसाब से चलना होगा, लेकिन आपकी पूरी एलओसी और एलएसी खुलने का संकेत यहाँ से हो जाता है। दूसरा पॉइंट जो आपने कहा कि एक रिवोल्यूशन पीओके में चल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ की तो डेमोग्राफी को ही बदल दिया गया है। पंजाब से लाकर कई लोगों को वहाँ पर बसा दिया गया है जो कट्टर हिंदुस्तान के विरोधी हैं। तो लगता आश है आपको कि ऐसा हो पाएगा, मुनीर ऐसा होने देगा? देखिए, सबसे पहले आपने ये जो सवाल पूछा है कि वहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है, वो कोशिश करेंगे क्योंकि पीओके को ये पिछले 75 साल से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है। वहाँ का जो पानी है
नीलम रिवर ले लीजिए, बाकी रिवर्स हैं, मिनरल्स ले लीजिए, वो सारे पंजाब में जा रहे हैं। तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन है जी। तो इस डिससेटिस्फेक्शन को वो कंट्रोल तो कर रहे हैं। बलूचिस्तान में भी आपने देखा होगा पिछली बार वो जो गदावर पोर्ट है उसके ऊपर भी उन्होंने अटैक किया था। ठीक है। उनके हौसले भी बुलंद हो रहे हैं। और अभी पाकिस्तान में एक और इंटरेस्टिंग बात में, इनके जो 22-24 जो मिलिटेंट मारे हैं जो एंटी इंडिया थे, इंडिया की हिट लिस्ट पे थे, तो वो कौन कर रहा है? वो तो हमें ब्लेम करते हैं। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा सिमरिंग चल रही है। लोग जो हैं इस समय आर्मी के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। और आने वाले समय में उनका जो आक्रोश है, अगर इसको हम इकोनॉमी के साथ भी रिलेट करके देखते हैं तो उनका आक्रोश और बढ़ेगा। और पाकिस्तान के अंदर दूसरा टीटीपी देख लीजिए, जिस तरीके से वो उनको डोमिनेट कर रही है। उनकी रिलेशनशिप देखिए अफगानिस्तान के साथ, देखिए तालिबान उनके पीछे पड़े हो। तो पाकिस्तान इज़ ए वेरी डिफिकल्ट कंट्री टू मैनेज। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनका जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, अगर वो गलत हाथों में पड़ जाता है तो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट और है, क्योंकि हमने हाल ही में एयरफोर्स की कॉन्वॉय पर भी पुंछ में अटैक देखा, जहां पर एक जवान की शहादत हुई, 4 से 5 जवान घायल हुए। इस पुंछ रजौरी की बेल्ट में पिछले 2 सालों के दौरान हम लगभग 30 से 32 जवानों को खो चुके हैं, घायल भी कई जवान हुए हैं। लेकिन कई सर्च ऑपरेशन चला है, जो जानकारी है मुझे, महीना भर सर्च ऑपरेशन चला है, लेकिन वहाँ कुछ मिल नहीं रहा है। जमीन खा जा रही है, आसमान निकल जा रहा है। देखिए, ये बड़ा वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वास में। मैं इसके अपने मैं विचार व्यक्त कर सकता हूँ। इन्होंने क्या किया, स्ट्रेटेजी जो पाकिस्तान की है कि पहले जो मिलिटेंसी थी वो लिमिटेड थी कश्मीर वैली तक। ठीक है सर। उन्होंने एपिसेंटर मिलिटेंसी का शिफ्ट किया पुंछ रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ओके। पुंछ रजौरी के अंदर जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी सी है, उनका जो काम था उसमें कहीं ना कहीं ढीलापन। मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। बड़ा सिंपल है। ठीक है। सबसे पहले आपने ये इंश्योर करना है कि एलओसी से जीरो इन्फिल्ट्रेशन या एक्सफिल्ट्रेशन हो। जी। वो आप कांटों की बाड़ लगा के करते हैं, वायर लगा के करते हैं, एडिशनल फोर्सेस करते हैं। LAC हैज टू बी सील्ड, नंबर 1। ओके। नंबर 2, हमारी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है वो भी अभी पूरा काम नहीं कर रही। उसका ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। जी। तीसरा, हमारे पास जितने भी स्लीपर सेल्स हैं इस एरिया में, जी, जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, ओके, जितने भी सिंपैथाइजर हैं, उनको पूरी तरह से धरपकड़ करनी पड़ेगी। ठीक है सर। और उनके लिए एक ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जो एक डेटरेंस के रूप में काम करे। नैर्को टेररिज्म का एंगल भी इसके साथ जोड़ के देखना पड़ेगा। जी। और ये गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। या तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, और मेरे अपने हिसाब से रिसोर्सेज की कमी नहीं है। ठीक है। लेकिन कमी किस चीज़ की है कि विल की कमी है। और पुलिस देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंटेलिजेंस गैदरिंग के अंदर। बिल्कुल सर। चौकी अफसर हो, थानेदार हो, जी, वो कैसे हो सकता है कि उसके एरिया में कोई बंदा आ जाए और उसको खबर ना हो? तो इसका मतलब है कि हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है वो हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी को भी अकाउंटेबल करना पड़ेगा, पुलिस को अकाउंटेबल करना पड़ेगा, और एसएसपी के नीचे जहाँ पे भी हमारी इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस के अंदर जो इम्पेडिमेंट चल रहे हैं उनको दूर करना पड़ेगा। ठीक है। और जब तक कि अकाउंटेबिलिटी आप इनमें नहीं डालेंगे, फिर वो फौज अकेली क्या करेगी? फौज की अपनी लिमिटेशंस हैं, टेरेन बहुत डिफिकल्ट है। और मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने पीछे ये भी सुना था कि पुंछ और रजौरी के अंदर बीच में हिल्स हैं, वहाँ इन टेररिस्ट ने अपने कैंप लगाए हुए हैं। बिल्कुल। तो अगर हमारे एरिया के अंदर वो अपने कैंप लगा के रहते हैं तो ये समथिंग इज वेरी वेरी कंसर्निंग एंड गवर्नमेंट शुड एड्रेस इट। मैं तो ये भी बोलता हूँ, मैंने बड़ी जगह ये बोला है कि यहाँ पे इस समय जो हमारी प्रॉब्लम है वो है मिलिट्री ज़्यादा है, पॉलिटिकल कम। ओके। और इसके लिए एक रिटायर्ड जनरल को यहाँ का लेफ्टिनेंट जनरल बनाना चाहिए, जैसे ब्रिगेडियर मिश्रा साहब लद्दाख में हैं और जनरल पटनायक अरुणाचल में बैठे हुए हैं। ठीक है। और उनके 2 एडवाइजर होने चाहिए, कश्मीर में एक जम्मू में। और उसके बाद जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन 2 एडवाइजर और गवर्नर के पास होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप सबके पास वो इंफॉर्मेशन है वो लीक हो जाएगी। इंटेलिजेंस ग्रिड को एक छतरी के नीचे लाना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, एक और पॉइंट, क्योंकि पाकिस्तान की बात हो गई, चाइना की भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी डेपसांग डेमचौक से चाइना पीछे नहीं हटा है अरुणाचल प्रदेश को लेकर, और उसके तेवर तीखे होते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच चाइना के कहीं PLA के प्रवक्ता हैं कर्नल बू झियांग, जिनका एक बयान सामने आया, वो कहते हैं कि भारत और चीन जो हैं सीमा विवाद को सुलझाने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं।
क्या लगता है आपको, चीन की फेस वैल्यू पे हम ट्रस्ट करें? बिल्कुल नहीं। देखिए, चाइना जो है उसको आप या किसी स्पोक्स पर्सन का या उनके किसी लीडर का या शी जिनपिंग का बयान हो, उनके मिनिस्टर का बयान हो, उसके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है। अभी पिछली बार जब यूएसए ने अरुणाचल के अंदर सपोर्ट किया था इंडिया को, तो वो जाहिर करते हैं कि हम इंडिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं जी जी, और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं म्यूचुअली वो सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि इस समय अगर आप देखिए उनकी जो डेवलपमेंट चल रही है, अरुणाचल हो या उस साइड जहाँ भी एलएसी के उस तरफ जी, वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू आवर्स। ओके, और वो लगातार लगे हुए हैं। ठीक है, और उनका जो एम है वो ये है कि इंडिया को इकोनॉमिकली ग्रो नहीं होने देना है। अभी आप अंदाजा लगाइए, हम साइचन में एक ब्रिगेड मेंटेन कर रहे हैं जी, और तकरीबन 55,000 सोल्जर इन दैट काइंड ऑफ ए टेरेन, बिल्कुल कितना कॉस्टली पड़ रहा है इंडिया को। तो वो चाइना इस बहाने से वो अफोर्ड कर सकते हैं। उनकी 17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, हमारी तो 3.7 के करीब चल रही है। तो वो उसको हमें स्क्वीज कर रहे हैं ताकि इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो ना हो और इनको कहीं ना कहीं उलझा रखें। ठीक है, एक पॉइंट और, क्योंकि चीन की ही बात करें हम, दो अहम घटनाएं घट रही हैं इस वक्त। एक तो चीन का पाकिस्तान को हंगौर क्लास की सबमरीन देना, कुछ टैंकों की सप्लाई होना। क्या चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फिर से मजबूत करने में लगा है ताकि वो अपना फोकस अमेरिका और यूरोप की तरफ कर सके? एक पॉइंट है। और दूसरा, 1971 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि चीन की आर्मी जो है वो बांग्लादेश पहुंची हो सैन्य अभ्यास के लिए, लेकिन खबर है कि अगले हफ्ते वो बांग्लादेश की जमीन पर कदम रखेगी। तो क्या ये भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश बीजिंग की तरफ से रची जा रही है? कैसे देखिए, इस समय जो चाइना की जो स्ट्रेटेजी है वो है, अगर आप देखिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उसको बोलते हैं, कि वो चारों तरफ से इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। आप गदावर से शुरू हो जाइए, बांग्लादेश में कॉक्स बाजार में आ जाइए, हम्बन टोटा श्रीलंका में आ जाइए, उसके बाद मालदीव में भी जो चल रहा है जी, जिस तरीके से वो वहाँ पे उनको सपोर्ट कर रहा है, टूरिज्म में भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इंडिया के ऊपर दबाव बना के रखें। और जहाँ तक पाकिस्तान और चाइना है, उनको आप एक एंटिटी मान के चलिए जी, बिकॉज अगर खुदा न खास्ता अगर वार होता है कभी, तो हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ेंगे या चाइना के खिलाफ नहीं लड़ेंगे जी, हम लड़ेंगे पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ इकट्ठे। और स्ट्रेटेजिकली वो उनको एम्पावर कर रहे हैं जी, वो अपना जो वेपन उन्होंने आर्मामेंट बनाए हैं वो भी बेच रहे हैं जी, उनको नेवल भी स्ट्रेंथ करेंगे, उनको वो ट्रेनिंग भी देंगे, उनको उन्होंने न्यूक्लियर जो बना था पाकिस्तान का उसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ था। बिल्कुल सर। तो ये एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया के ऊपर कि आप हमारी शर्तों पे चलिए जी, और बाकी जो है हम बाद में देख लेंगे। और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि इंडिया का जो ग्लोबल पावर बनने की जो ताकत है इसके अंदर, उसको नीचे लाया जाए किसी ना किसी तरीके से। ठीक है सर, लेकिन ये दो जगहों पर दुनिया में जंग भी चल रही है। ये रूस यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, इजराइल हमास पे भी जंग चल रही है। तो मैं इजराइल हमास पर ही आऊँगा। रफा के ऊपर एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च इजराइल कर चुका है। अमेरिका कहता है कि अगर आप रफा के अंदर घुसे तो मैं आपको वेपन्स की सप्लाई नहीं करूंगा। यहाँ पर खबर है कि ईरान कह रहा है कि अगर आपने रफा में नरसंहार किया तो फिर आपके खिलाफ हम एक और कार्रवाई कर सकते हैं। कैसे हम देखें इजराइल हमास की इस जंग को, क्योंकि 7 महीने हो चुके हैं, अभी भी इजराइल कुछ बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाया। देखिए राजेश जी, अभी सिर्फ हम इजराइल हमास की बात नहीं करेंगे, अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है उसके अंदर ईरान भी शामिल है। बिल्कुल, ईरान भी शामिल है। ईरान पूरी तरह से शामिल है। हिजबुल्लाह जो लेबनान में बैठा वो पूरी तरह से शामिल है। हमास अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उनकी शक्ति आस्ते आस्ते कम पड़ रही है। सवाल ये है कि ये बहुत कॉस्टली वॉर है इजराइल के लिए। ओके, इजराइल अपना जो उनका बजट जीडीपी का 10% खर्च कर रहा है टू सस्टेन दिस वॉर। बिल्कुल सर। दूसरी तरफ आप देखिए यूक्रेन और हमास, जी, रशिया, यूक्रेन और हमास नहीं, सॉरी यूक्रेन और रशिया वाला, रशिया का जो एक्सपेंडिचर है जीडीपी का वो सिर्फ 3% है। जी, तो कहीं ना कहीं इजराइल को ये पिंच कर रहा है। बिल्कुल। जहां तक यूएसए का सवाल है, यूएसए यहाँ पे एक डबल गेम खेल रहा है। वो स्टेटमेंट देते हैं कि हम तुम्हें वेपन देना बंद कर देंगे, और दूसरी तरफ से उनके वेपन जा रहे हैं। जी, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएसए ईरान को मार्जिनलाइज करना चाहता है। जी, और उसके लिए इजराइल के भी उन्होंने अटैक भी किए थे, ईरान ने भी अटैक किया था। जी, जी, जी।
लेकिन वो उसका आप रिजल्ट देखें, आउटकम देखेंगे कि वहाँ पे एस्केलेशन हुई है, नहीं हुई है। बिल्कुल उसी तरीके से अब ये नेतन्याहू की अगर हम पॉलिटिकल कॉल लेंगे तो जिस दिन ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, जी नेतन्याहू पावर से चला जाएगा। तो वो भी नहीं चाहता कि लड़ाई खत्म हो। जी। हो सकता है कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो जो है पहले से कम कर दें, लेकिन वो आने वाले समय में मेरे को नहीं लगता है कि इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। रफा पे जिस प्रकार से अटैक कर रहा है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा आबादी है, तो क्या एक मैसेज भी नेतन्याहू पब्लिक को देगा इसके बाद कि देखिए जब तक मैं हूं सत्ता में तब तक आप सुरक्षित हैं और इजराइल को मेरी जरूरत है हमास जैसे आतंकियों का खात्मा करने के लिए? देखिए, इजराइल ने एक बड़ा स्टेप लिया है जी, इसलिए कि आने वाले समय में वो इतना डिस्ट्रॉय करना चाहती है हमास को कि आने वाले कुछ 15, 20, 40, 50 साल में जी, वो इससे उभर के सामने ना आए और ऐसा कोई अटैक इजराइल पे करने की हिम्मत ना करे। ठीक है। इसके अंदर कोलेटरल डैमेज हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा बहुत है। ज्यादा जहाँ तक ह्यूमैनिटी का सवाल है, बच्चे मर रहे हैं, औरतें बिल्कुल, मर रही हैं, और अगर ये इसमें छोड़ के चले जाता है जी, और हमास को अभी तक पूरी तरह वो, अगर आप गाजा स्ट्रिप की बात करें, कितना 365 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, बहुत छोटा एरिया। अगर वो नहीं कर पाए हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं इजराइल के अंदर कमी भी है, रिसोर्सेज की कमी है, विल पावर की कमी है, या उसको वो करना नहीं चाहते हैं। सो दैट इज समथिंग। इजराइल कमजोर नहीं दिखना चाहता, उसे पता है कि अगर मैं कमजोर दिखा तो दिख रहा है, लेकिन वो मैं बताता हूँ कैसे दिख रहा है। जी, क्योंकि ये ऑपरेशन अगर तकरीबन अभी 1 साल हो गया इसको, 7 महीने हो गए। 7 महीने में अगर वो 365 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर जी, और हमास की जो पॉपुलेशन है गाजा में जी, वो तकरीबन 22 लाख लेके चलिए। बिल्कुल, उसके अंदर सारे तो और वो नहीं है, क्या बोलते हैं, टेररिस्ट नहीं है। जी, अगर उनको वो अपने सारे इंटेलिजेंस के बाद, अपने वेपन सिस्टम के बाद, अपनी फोर्स लेवल के बाद अगर उसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहा है, जी, तो इसराइल की कहीं ना कहीं कमी तो दिख रही है। कमी दिख रही है। तो ऐसी कमी तो फिर हमें रूस की आर्मी में भी दिखेगी, क्योंकि 2 साल हो गए वहाँ भी है। और रूस यूक्रेन कुछ भी नहीं था उसके आगे, लेकिन 2 साल से यूक्रेन लड़ रहा है, तो कैसे हम देखें उसमें यहाँ पे कहाँ फेलियर हो राजेश गया? जी, एक उसके अंदर देखिए बहुत बड़ा फर्क है। जी, जहां तक यूक्रेन का सवाल है, अमेरिका और नेटो तो यहाँ पे भी खुल तो के चाइना, रशिया खुल के नहीं सप्लाई कर रहे हैं वेपन हमास को, ट्रेनिंग कितना कर पाएंगे। देखिए ना, यूक्रेन का एरिया देखिए, जी, उसके बाद इनके उन्होंने जो वेपन दिए हैं, एयरक्राफ्ट दिए हैं, पैसे दे रहे हैं, उसके बाद मिसाइल्स दे रहे हैं, वो तो हमास के पास तो नहीं आ रहा है, बिकॉज हमास को उन्होंने सराउंड किया हुआ है। ठीक है, वो किसी भी किस्म की, वो तो जो सिविल एड है वो नहीं वहां पहुंचने दे रहे हैं। बिल्कुल, तो वो बहुत बड़ा फर्क है ये। और रशिया और यूक्रेन, जी, अगर उनकी आप देखें कंपेटिव आपस में कंपेयर करें, उनकी मिलिट्री पावर में तो और बहुत हमास के साथ इसराइल की करें तो जी, बहुत जी। फर्क है, उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर दूसरी तरफ पुतिन के पास भी तो बहुत सेकंड थर्ड नंबर पे जो है सबसे मजबूत आर्मी थी। सवाल तो पुतिन के ऊपर भी होंगे, आप क्या हासिल कर कोई पाए? शक नहीं है। देखिए, अगर 2 साल से लंबा वॉर चल रहा है, जी, देखिए पुतिन मेरे अपने हिसाब से जितना वो अचीव करना चाहता था, काफी हद तक वो उतना नहीं हुआ। लेकिन भारत ने क्या सीखा सर? मैं 2 सबसे अहम पॉइंट है कि रूस यूक्रेन की जंग 2 साल से लंबा वक्त हो चुका है चलते हुए, इससे भारत ने क्या सीखा, और इजराइल और हमास की जंग से इंडियन आर्मी ने क्या सीखा और क्या सीखने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो यूक्रेन और रशिया वार की, पहले मैं बात करूंगा जी, हमारी जो सरहदें हैं उनकी सुरक्षा जो है वो सबसे बड़ा दायित्व है हमारा। ओके, उसको किसी भी किस्मत पे, किसी भी वजह से, किसी भी लॉजिक से उसको डाइल्यूट हम नहीं कर सकते। जी, अगर हम ये सोचें कि, और हम इसलिए डाइल्यूट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा तो थ्रेट बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी चाइना और पाकिस्तान कंबाइंड थ्रेट बना हुआ है। जी, तो हमें अपनी जो सिक्योरिटी है, अपनी सॉवरेनिटी है, हमारी जो इंटेग्रिटी है और सीमाओं की जो सुरक्षा है, उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। वो कुछ हद तक हो रहा है। अग्निवीर कंसेप्ट, जी, मैं उसके टोटली अगेंस्ट हूँ। ओके, दैट हैज़ टू बी रोल्ड बैक। और मेरे को खुशी है ये कहते हुए कि राजनाथ सिंह ने पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि अग्निवीर को वो रिवाइज करेंगे स्कीम को। ठीक है, अभी इस समय 25% जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर आपने करना है तो रिवाइज भी करना है तो कम से कम 75% को रिटेन कीजिए और 25% को देखिए, उसके बाद देखिए क्या क्या फर्क पड़ता है। जी, वो एक तो ये ज़्यादा बहुत जरूरी चीज है देश की सुरक्षा के लिए और यूथ को जॉब देने के लिए भी। ठीक। अग्निवीर स्कीम मस्ट बी रोल्ड बैक। ओके, सेकंड पॉइंट, क्योंकि हम यहाँ पे एक चीज़ जो हमसे छूट रही है कि क्या इंडियन आर्मी जो 40
दिन का रिजर्व लेके चलती है, हो सकता है 70-80 दिन का आप कहें, क्या वो 2 साल के लिए तैयार है इतनी लंबी जंग के लिए चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ? क्योंकि वो वक्त चला गया कि इंटेंसिव फायर आएगा एकदम से, 17-18 दिन में आप जीत हार का फैसला हो जाएगा। देखिए राजेश जी, अभी अगर हम बात करते हैं ऑल आउट कन्वेंशनल वॉर जी, विच मे टर्न इनटू ए न्यूक्लियर वॉर, बिकॉज ये तीनों कंट्रीज न्यूक्लियर कंट्रीज है, ओके, तो वो नहीं होगा। ओके, लिमिटेड वॉरफेयर होगा, लिमिटेड वॉरफेयर इन ए गिवन एरिया। मान लीजिए जैसे लद्दाख में लिमिटेड वॉरफेयर है ना जी, कल को अरुणाचल में हो सकता है, बिल्कुल सर, बिल्कुल, कल को ये लोग सिक्किम में घुस सकते हैं, जी, तो दैट विल बी लिमिटेड वॉर ओके, वेयर द टोटल फोर्स ऑफ ए कंट्री विल नॉट बी यूज्ड। ओके, उसको सस्टेन करने के लिए देखिए हमारी जो वॉर सस्टेनिंग कैपेबिलिटी है जी, शायद कोई 15 या 18 दिन की है, इफ इट इज ऑल आउट वॉर। ठीक है, पाकिस्तान की 3 दिन की भी नहीं है। जी, उसके बाद क्या होता है, यू नीड ए रिप्लेनिशमेंट सिस्टम फॉर विच यूर इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग जो डिफेंस ऑर्डिनेंस वगैरह की जी, उनकी तैयारी चलेगी। तो और लड़ाई अभी इतनी, जैसे अगर हम बात करें कि रशिया यूक्रेन वाला, वो पॉसिबिलिटी वैसी पॉसिबिलिटी इंडिया और चाइना या इंडिया और पाकिस्तान अगर में होगा एक लिमिटेड वॉर होगा, Okay. शॉर्ट एंड स्विफ्ट। ठीक है, एक पॉइंट और, क्योंकि अमेरिका को लेकर बातचीत बहुत जरूरी हो जाती है। आज रूस की एक प्रवक्ता का बयान आया, वो कह रही है कि अमेरिका भारत के इलेक्शंस के अंदर इंटरफेयर कर रहा है। कैसे हम इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस को आज देख सकते हैं? देखिए ये चीजें, अगर हम हाइब्रिड वॉर की बात करते हैं उसके जी। अंदर प्रोपोगंडा ओके, वो एक इसका हिस्सा है। इस समय अगर आप देखें रिलेशनशिप इंडिया और अमेरिका की, ये काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है, अभी क्वाड आप देख लीजिए, बिकॉज अमेरिका को चाइना को इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए जी, इंडिया की बहुत सख्त ज़रूरत है। और अभी मैं तो बोलता हूँ कि अभी हमें 2 में से 1 चुनना पड़ेगा। हम रशिया पे भी डिपेंडेंट है, जी, हम अमेरिका पे भी डिपेंडेंट ठीक है। है। हम दोनों को खुश करने की कोशिश थी, एक बार उससे S-400 उससे खरीद ली, बाकी वेपन उससे खरीद जी। लिए। तो दिस इज टाइम टू कॉल इट ए डे एंड से कि ओके वी विल बी बाइंग अवर मैक्सिमम जितने भी हमें वेपन हमें जो भी चाहिए अमेरिका से लेंगे। ठीक है। मैं आपने कहा कि रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन 2-3 एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगा, फिर आप थोड़ा बताइएगा। हमने हाल ही में देखा कि पन्नू के मुद्दे पर काफ़ी तल्खी दोनों देशों के रिश्तों में देखने को मिली है। इवन तक अमेरिका ने ये कह दिया कि रॉ का एक अधिकारी था जो इंडियन CRPF का ही एक अधिकारी था जो हत्या के लिए जिसे कहा गया था। तो उससे आप कैसे देख सकते हैं निज्जर को लेकर जिस प्रकार से अमेरिका का रुख रहा है, हम उसे कैसे देख सकते हैं? और आपने एक बड़ी अहम बात कही क्वेड की, लेकिन क्वेड से हटकर अमेरिका ने स्क्वाड बना लिया है जहां पर फिलीपींस को वो भारत की जगह शामिल कर चुका है, और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक मिलिट्री अलायंस के तौर पे उभर के सामने आ रही है। तो ये भी तो हो सकता है कि भारत को यहाँ पे नजरअंदाज कर दिया गया है क्वेड के लिहाज से, नहीं देखेंगे आप? देखिए भारत की एक अपनी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है जी, यूएसए के लिए। कोई भी कंट्री जब अपना स्टांस लेती है तो वो नेशनल इंटरेस्ट से वो फ्लो करेंगे। ठीक है, और बीच में अगर आप परफेक्शन देखें कि एक रिलेशनशिप की जो रेखा है बिल्कुल सीधी जाएगी, वो नहीं जी, आएगी, नहीं। उसमें कहीं ना कहीं डिप आएंगे, और कई बार वो बाय डिजाइन किए जाते हैं। डिप्लोमेसी यही है जो ठीक है। आम आदमी की समझ में नहीं आती है। अभी इस समय जो जरूरत है दुनिया को वो ये है कि सी लेन जो है वो सिक्योर होने चाहिए। ठीक है, साउथ चाइना सी के अंदर जो दादागिरी चल रही है चाइना की वो जी, खत्म जी। होनी चाहिए, और इसीलिए जो स्क्वाड की फॉर्मेशन हुई है, और इसमें आप देखेंगे कि आने वाले समय में और भी लोग आएंगे। फिर ये लोग क्या करेंगे, अपनी इंटरऑपरेबिलिटी चेक करेंगे, अपनी एक्सरसाइजेस करेंगे, जी, और एक मैसेज देंगे चाइना को कि कल को अगर वो पूरी दुनिया की नहीं सुनता है जी, और अपना जो आक्रामक रुख है उसको बनाए रखता है, छोटे छोटे देशों को थ्रेटन करता है, जी, उनकी जो एक इकोनॉमिकल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन होता है जो जी, जी। तकरीबन आपके सी बिल्कुल। शोर से 200 किलोमीटर आ जाता बिल्कुल, है, नहीं उसमें आगे वो फिशिंग करेगा, जी। आपकी वोटों को पलट देगा। तो ये मैसेज जा रहा है चाइना को, और ये अच्छी बात है कि दुनिया में शांति के लिए ये चाइना जैसी जो कंट्री है उसको कंटेन करना बहुत जरूरी है, और ये अमेरिका एक अच्छी शुरुआत कर रहा है। और अब देखिए अमेरिका शुरुआत कर रहा है वो, बस मेरा यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है कि अमेरिका को ये पता है कि चाइना उसके लिए बड़ा खतरा है, और इसलिए अमेरिका को साउथ चाइना सी में अलायंस चाहिए। इंडिया को भी पता है कि चाइना मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है,
क्या कर्नल पठानिया को ये लगता है कि इंडिया विदाउट अलायंस ही चाइना का मुकाबला कर सकता है? देखिए राजेश जी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सवाल। मान लीजिए कि कल को हमारी और चाइना पाकिस्तान कंबाइन के साथ लड़ाई हो जाती, तो ये तो वो तो फ्री रन तो हम देंगे नहीं उनको, बिल्कुल, इतनी कैपेबिलिटी हमारे पास है। दूसरा है कि हमारी जो सपोर्ट करेगा, लेट्स से अमेरिका करता है, रशिया में रिमेन नॉन अलाइन टू एनीबडी, जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज करते हैं, ब्रिटेन करता है, जी जी, फ्रांस, जर्मनी, जो भी ले लीजिए, वो आपको सिर्फ वेपन देंगे, ओके, वो बूट नहीं उतारेंगे अपने। जैसे इन्होंने यूक्रेन में अपने बूट नहीं उतारे हैं, सिर्फ वो सपोर्ट की है वेपन सिस्टम में, पैसों के हिसाब से। तो सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन, सो वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि अगर कल को वो सिचुएशन आती है तो हमें अपने दम पे लड़ना पड़ेगा, और उसके अंदर लेट मी टेल यू वी आर केपेबल। ओके, एक पॉइंट और, क्योंकि रूस की भी आपने बात की, क्या लगता है आपको कि आने वाले वक्त में अगर इंडिया वर्सेस चाइना हो जाता है या चाइना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो जाता है, तो रूस इंटरफेयर करेगा या रूस चुपचाप बैठ के तमाशा देखेगा? ये रशिया इंटरफेरेंस नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वजह है, अभी जो चाइना मदद कर रहा है इस समय रशिया की, जी, उनको ड्रोन भी दे रहा है, उनको मिसाइल्स भी दे रहा है, और क्या क्या दे रहा है, पैसे भी दे रहा होगा, बिकॉज फाइनेंशियली रशिया इज ऑल्सो इन अ बैड शेप। सो रशिया, अगर आप सोचते हैं कि वो खुल के इंडिया को सपोर्ट करेगा, वो नहीं होना है। बस मेरा आखिरी पॉइंट, क्योंकि अग्निवीर पे आपने बात कही थी, तो उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हाल ही में चाइना के एक मेजर जनरल ने नेपाल का दौरा किया था, उनके कई मिलिट्री के बड़े अधिकारी हैं जिनके साथ मुलाकात हुई। फिर पीएलए का एक, आर्मी का ही एक बड़ा डेलीगेशन जो है वो नेपाल के वॉरफेयर स्कूल में पहुंचा था, वहाँ पे उनकी लंबी बातचीत हुई है। गोरखाओं की भर्ती को लेकर भी बातचीत नेपाल और चीन के अंदर चल रही है। हम ये जो सिनेरियो आ रहा है सामने, क्या हम इसके लिए तैयार हैं कि हम गोरखा रेजिमेंट को एलएसी या एलओसी के उस पार देखें? इंडिया तैयार है इसके लिए? देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, इंडियन गवर्नमेंट भी जो है दे आर अवेयर अबाउट। नेपाल की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि हम अग्निवीर नहीं भेजेंगे जी। चाइना उनको कोक्स कर रहा है कि आप जो हैं, हम उनकी रिक्रूटमेंट करेंगे, तो वो सिचुएशन ये होगी कि इंडियन गोरखा जो है वो चाइनीज गोरखास के साथ लड़ रहा है। मुझे ये नहीं लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो परमिट करेगी या ऐसी सिचुएशन आए जी। तो आने वाले समय में मैं काफ़ी श्योर हूँ कि अग्निवीर जो है उसको रिवाइज किया जाएगा। और नेपाल के साथ हमारे रिश्ते, बीच में कुछ तलखियाँ आती रहती हैं, हमारा भी उनके साथ कभी आता है ना, कभी नरमी कभी गर्मी वाला रिलेशनशिप है, वो गवर्नमेंट आती है, कम्युनिस्ट आती है, वो सारा क्या चलता रहेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम जो है ये जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी, और हमारे जो नेपाली गुरखास इंडियन आर्मी में जैसे पहले आते थे वो बदस्तूर आना शुरू कर देंगे जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल एसएस पठानिया, बहुत बहुत शुक्रिया, वंडरफुल एंड गॉड ब्लेस यू, ऑनर्ड। ये थे हमारे साथ कर्नल एसएस पठानिया, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अहम बात रखी है। लेकिन अग्निवीर को लेकर सर ने जो बात कही है वो बड़ी अहम है कि सरकार को इसके बारे में सोचना होगा। और साथ ही में सर ने ये एक और अहम पॉइंट कहा कि अगर टू फ्रंट वॉर की बात आती है तो इंडियन आर्मी उसके लिए भी तैयार है, हम दोनों को अच्छे से जवाब दे सकते हैं। तो डिफेंस टॉक में आज मेरे साथ इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।